वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रॉफ स्काई। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी। इस चैनल का नाम है दोस्तों प्रॉफ स्काई। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं हो। और ये वीडियो जो है वो स्पेशली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो ये चैप्टर का ये जो टॉपिक जो है, ये जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये नया ऐड हुआ है सिलेबस में, रिलेटिवली नया ऐड हुआ है। जब ये नया ऐड होता है तो आने के उसके चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हम इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे और हम ये भी पढ़ेंगे इस चैप्टर में किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 1 मार्क के कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, 2 मार्क्स के कैसे आ सकते हैं, 4 मार्क्स के कैसे आ सकते हैं, 6 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आ गया तो कैसे आएगा। तो ये सब जो है मैं आपको इस वीडियो में अच्छे से पढ़ाऊँगा। कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे और किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे वो भी पढ़ेंगे। आराम आराम से धीरे धीरे पूरा कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे। हो सके तो ये वीडियो नीचे आप सेव कर लेना, ताकि अगर आप एग्जाम के टाइम पे रिवीजन कर रहे हो तो आपको ये चैनल, अगर आपको ढूंढना नहीं पड़ रहा, अगर आप सब्सक्राइब नहीं करा है तो भी आप ये वीडियो आप ढूंढ सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी के साथ। जीएसटी होता क्या है, क्या एग्जैक्टली है ये बला, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है क्या। तो जीएसटी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स विच हैज़ रिप्लेस मैनी इनडायरेक्ट टैक्सेस इन इंडिया। दोस्तों जीएसटी एक कॉम्प्रिहेंसिव, सबसे पहले कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या है। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है दोस्तों एक तरीके से जिसमें सब कुछ हो, जिसे कहते हैं ना संपूर्ण। एक ऐसी चीज़ जिसमें सब कुछ है, जैसे आपका मोबाइल फ़ोन होता है, स्मार्टफोन। स्मार्टफोन जो होता है दोस्तों, उस पर आप खाना भी ऑर्डर कर सकते हो, आप अपने दोस्तों को पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो, अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हो, और आप कपड़े खरीद सकते हो, ये सब कुछ आप कर सकते हो। तो वो एक कॉम्प्रिहेंसिव डिवाइस है, एक ऐसा डिवाइस, एक ऐसी चीज़ जिसमें आप ऑलमोस्ट सब कुछ कर सकते हैं, होल है ना, एज अ होल संपूर्ण है, उसे हम कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव। जो जीएसटी एक कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है जिसने कई सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस किया है। दूसरा वर्ड आता है दोस्तों इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, वरना मैं आपको दोबारा रिवाइज करा लेता हूँ। दो तरीके के टैक्स होते हैं दोस्तों, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो आप पे करते हैं अपनी इनकम पर, या फिर आप पे करते हैं प्रॉफिट पर। इनडायरेक्ट टैक्स है वो होता है दोस्तों पे गुड्स पर और सर्विसेज पर। सिंपल, ये एक तरीके से मेन डिफरेंस। इनका इंडायरेक्ट, जो डायरेक्ट टैक्स होता है आप इन दोनों चीज़ों पर पे करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स आप इन दोनों चीज़ों पर पे करते हैं। तो ये समझ लीजिए, मान लीजिए डायरेक्ट टैक्स क्या है जो आपसे, एक और डिफरेंस जो उसका मेन डिफरेंस है वो ये है कि जो पे करने वाला है और जो पे कर रहा है, जिसको पे करना है और जो पे कर रहा है वो सेम पर्सन है। पे भी आपको करना है और पे भी आप ही कर रहे हैं, ठीक है ना। इनडायरेक्ट टैक्स, मान लीजिए इनकम है, आप हर महीने 50,000 की इनकम आती है, जिसमें से टैक्स कट जाता है 5,000 रुपये का, तो आपके हाथ में आते हैं 45,000। तो भाई टैक्स आपको पे करना था, जी हाँ। आप नहीं पे करा, जी हाँ। तो टैक्स टैक्स पे करने वाला बंदा और जिसको पे करना है, बर्डन है जिस पे, वो सेम है। इनडायरेक्ट टैक्स होता है अलग, मतलब जिसको टैक्स पे करना है वो अलग है और जिस पे बर्डन है वो अलग है। पे किसी और को करना और पे कोई और कर रहा है। जैसे आप जाते हैं रेस्टोरेंट में खाना खाने, बिल आया बॉस 500 रुपये का, उस पर लगा जीएसटी 25 रुपये का, ठीक है ना। तो आपने कितने दिए, 25 रुपये। तो ये 25 रुपये आपके गए गवर्नमेंट को, ठीक है ना। लेकिन टैक्स किसे पे करना था, टैक्स तो पे करना था रेस्टोरेंट को। रेस्टोरेंट को सरकार ने बोला भाई तू जब भी कोई खाना बेचेगा तो मेरे को टैक्स पे करेगा। 25 रुपये इसको टैक्स पे करना था, लेकिन पे करा आपने सरकार को। तो टैक्स पे करना है इसको और टैक्स पे कर रहा है कंज्यूमर। तो एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स हो गया ये, ठीक है ना। ये है डिफरेंस मेरा डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में। तो जो जीएसटी है वो मेरा एक इनडायरेक्ट टैक्स है जिसने कई सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस करा है इंडिया में। दोस्तों फिर हम पढ़ते हैं कि कौन से ऐसे टैक्सेस जिनको रिप्लेस करा है। आपका क्वेश्चन आ सकता है कि नेम फ्यू टैक्सेस विच वर रिप्लेस्ड बाय जीएसटी। जैसे वैल्यू एडेड टैक्स हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स। इन ऐसे टोटल 17 टैक्सेस हैं। करीब करीब 17 टैक्सेस को रिप्लेस करके एक टैक्स बनाया गया जिसका नाम था गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी। अगर आपसे सवाल आता है कि कितने टैक्स को रिप्लेस किया गया था जीएसटी बनाने के लिए, तो आप लिखेंगे 17 टैक्स। इनमें से 2-3 एग्जाम्पल भी आप याद कर सकते हैं। वैट हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, एक्साइज ड्यूटी, ये 3-4 आप याद करें। सेल्स 2-3 याद करने की जरूरत है, वैसे नहीं भी है तो ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये है इंपॉर्टेंट कि भाई कितने तरीके के टैक्स को रिप्लेस किया जीएसटी में।
इन 17 टैक्स को हटा दिया गया था और जीएसटी आ गया था। बेसिकली पहले बहुत कन्फ्यूजन था कि इस पे वैट लगाएं कि सर्विस टैक्स लगाएं कि सेल्स टैक्स लगाएं कि एग्जैक्ट ड्यूटी लगाएं, या कभी कभी होता था कि इन पे 2-3 लग जाएंगे, ये भी लग जाएगा और ये भी लग जाएगा और ये भी लग जाएगा, तो वो सब कन्फ्यूजन रहता था। तो सरकार ने बोले सबको हटाओ और एक टैक्स लेके आओ जीएसटी, जो सब पे लगेगा। ठीक है, अब आया कब दोस्तों ये? पार्लियामेंट में जीएसटी एक्ट आया 29 मार्च 2017 को, पार्लियामेंट में ये जीएसटी एक्ट आया था और इम्प्लीमेंट हुआ दोस्तों 1 जुलाई 2017 को। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये एग्जाम किया कि जीएसटी इम्प्लीमेंट कब हुआ था। इम्प्लीमेंट हुआ दोस्तों 1 जुलाई 2017। आप नोट करते रहिए या फिर एटलीस्ट वीडियो सेव कर लीजिए या सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ये याद रहे। 1 जुलाई 2017 को हमारा ये जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ था। चलिए, तो हमने पढ़ लिया भाई जीएसटी का कॉन्सेप्ट क्या था, हमने पढ़ लिया कि कब इम्प्लीमेंट हुआ था, कब एक्ट पास हुआ था पार्लियामेंट में, और कितने टैक्स को हटाकर ये लाया गया था, ये तो हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं कितने तरीके के जीएसटी होते हैं, टाइप्स ऑफ जीएसटी, कितने प्रकार के जीएसटी होते हैं। आपसे एग्जाम में अगर पूछ लिया नेम द टाइप्स ऑफ जीएसटी, तो हम 3 टाइप के दोस्तों जीएसटी होते हैं जो लिखेंगे। सेंट्रल जीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एंड इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सेंट्रल जीएसटी सीजीएसटी जिसे हम कहते हैं, स्टेट जीएसटी एसजीएसटी जिसे हम कहते हैं, और इंटीग्रेटेड जीएसटी मतलब आईजीएसटी। इंटीग्रेटेड, आई मतलब इंटीग्रेटेड दोस्तों, इंटरनेशनल मत लिख देना, ठीक है ना। इंटीग्रेटेड जीएसटी, सीजीएसटी एसजीएसटी और आईजीएसटी 3 तरीके के होते हैं हमारे जीएसटी। हम रटेंगे नहीं, समझेंगे कि ये तीनों होते क्या हैं अच्छे से, क्योंकि वो क्या आपके एग्जाम में आ सकता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं दोस्तों सीजीएसटी क्या होता है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्या होता है। दोस्तों ये अगर आपसे पूछा जाएगा तो हम लिखेंगे सबसे पहले तो एक इंट्रा स्टेट टैक्स होता है। इंट्रा स्टेट का मतलब क्या है दोस्तों? इंट्रा का मतलब होता है विद इन और इंटर का मतलब होता है बिटवीन। मतलब जैसे आपके स्कूल में एक होता है ना इंट्रा स्कूल कंपटीशन, जैसे आपका होता है, बहुत बड़े एग्जांपल स्पोर्ट्स डे होता है ना, जिसमें सबके सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं, वो एक इंट्रा स्कूल कंपटीशन होता है। मतलब विद इन द स्कूल है कंपटीशन, बाहर से कोई नहीं आ रहा कंपीट करने। और इंटर मतलब बिटवीन, इंटर स्कूल कंपटीशन मतलब जो अलग अलग स्कूल के बीच में होते हैं। जैसे आप कई बार देखते हो कि डिबेट वगैरह में आपके स्कूल से कुछ बच्चे जाते होंगे या फिर आप जाते होंगे, वो जो है आपका इंटर स्कूल है, यहाँ पर एक दूसरे स्कूल के बच्चे जो कम्पीट कर रहे हैं, तो ये हुआ मेरा इंटर स्कूल कंपटीशन और ये हुआ मेरा इंट्रा स्कूल। तो इंट्रा मतलब विद इन और इंटर मतलब बिटवीन। तो अगर मैं आपसे पूछूं इंट्रा स्टेट मतलब, इसका मतलब हुआ दोस्तों विद इन स्टेट। जब कोई भी गुड प्रोड्यूस और सेल हो रहा है विद इन द स्टेट तो उसे हम कहेंगे, तो उस पर लगेगा सीजीएसटी। सीजीएसटी पे कौन कलेक्ट करता है दोस्तों? सी सेंटर। मतलब ये कि मान लीजिए कोई भी गुड प्रोड्यूस हुआ और सेल हुआ आप ही के स्टेट में। ये समझिए कि मान लीजिए आपने स्विगी पे या जोमेटो पे कुछ ऑर्डर करा खाना, तो भाई या फिर रेस्टोरेंट में आप जाके खाना खाने गए हैं, तो भाई जो प्रोड्यूस कर रहा है वो रेस्टोरेंट भी आप ही के शहर में है, ठीक है ना, और जो कंज्यूम कर रहा है वो भी आप ही के शहर में है, तो दोनों ही आपके शहर में है ना, तो इंट्रा स्टेट है ना, विद इन द स्टेट, तो इसलिए उस पर लगेगा सीजीएसटी। ठीक है, हो गया क्लियर। अगला पॉइंट आता है हमारा, अगला पॉइंट जो अपना टाइप ऑफ जीएसटी है वो है एसजीएसटी। सेम सीजीएसटी की जगह तरह ही है ये, बस फर्क ये है इसको कलेक्ट कौन करता है? स्टेट करता है कलेक्ट। ये भी एक तरह का इंट्रा स्टेट टैक्स है दोस्तों, ये भी विद इन द स्टेट। जब भी ट्रांजैक्शन, जब भी गुड्स एंड सर्विस आप जो है बेचते हैं तो ये टैक्स लगता है, बट ये कलेक्ट कौन करता है? स्टेट। अब आप बोलोगे सर ये तो ये सीजीएसटी लगेगा एसजीएसटी लगेगा, कौन सा लगेगा दोनों में से? भैया दोनों लगेंगे। मान लीजिए आप कहीं पर गए, ठीक है ना, आपने कोई टी शर्ट खरीदी 1000 रुपये की, ठीक है ना, उस टी शर्ट पर 18% आपने टैक्स दिया जो कि होता है हमारा 180 रुपये, ठीक है ना। आपको ये कितने की पड़ी टी शर्ट? 1180 रुपये की। अब 180 रुपये जाएंगे गवर्नमेंट के पास, ठीक है ना। अब 180 रुपये में से, इस 180 रुपये में से 90 रुपये जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को और 90 रुपये जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट को, क्योंकि ये है मेरा सीजीएसटी और ये है मेरा एसजीएसटी, ठीक है ना दोस्तों। ये विद इन द स्टेट ट्रांजैक्शन हुई है, विद इन द स्टेट आपने खरीदा है ये, ठीक है ना। अब विद इन द स्टेट खरीदा है तो मतलब सीजीएसटी भी लगेगा, एसजीएसटी भी लगेगा। चलो भैया ठीक है, तो इस पर जो टैक्स लगा है सीजीएसटी लगा मेरा 9%, या मतलब समझ लीजिए 90 रुपये, और एसजीएसटी लगा मेरा 90 रुपये, तो मिला के 180 रुपये हो गया। आपने तो 180 पे करा है,
कोई टेंशन नहीं है, आपसे तो सरकार 180 लेगी, लेकिन जब वो कलेक्ट करेंगे तो 90 रुपये जाएगा सेंट्रल के पास और 90 रुपये जाएगा स्टेट के पास। ये बना मेरा CGST और ये मेरा बना SGST, ठीक है ना। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल से मैंने आपको समझा दिया है। ये तो दोस्तों हुआ इंट्रा स्टेट। अब मान लो अगर इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट में प्रोड्यूस हो और दूसरे स्टेट में बेचा जाए, कंज्यूम हो रहा है, तो कौन सा टैक्स लगेगा? तो दोस्तों वो लगता है हमारा IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब मान लीजिए ये वैसे सेंटर कलेक्ट करता है। अब मान लीजिए कोई जो गुड है वो तमिलनाडु में प्रोड्यूस हुआ, ठीक है ना, तमिलनाडु में बनी टी-शर्ट्स। अब वो टी-शर्ट जो है वो तमिलनाडु में लोग खरीद भी रहे हैं, लोग शॉप पे जाते हैं खरीदते हैं, ठीक है ना। तो जो भी लोग वहाँ पर जाके खरीद रहे हैं वो क्या पे करेंगे तमिलनाडु की उस शर्ट पे? वो पे करेंगे CGST और पे करेंगे SGST, ठीक है ना। ये सब लोग ये देंगे क्योंकि तमिलनाडु में ही खरीद रहे हैं और तमिलनाडु में ही बेच रहे हैं। तो कंजम्पशन भी वही है, सेलिंग भी वहीं पर है, तो CGST भी लगेगा और SGST भी लगेगा। अब मान लीजिए कोई बंदा आया महाराष्ट्र से, उसने बोला यार अच्छी टी-शर्टें बनाता है यार ये, तो क्यों ना मैं भी इसे खरीद लूँ। तो इसके पास गया और बोला भाई सुन, 10,000 टी-शर्ट का मैं तेरे को ऑर्डर दे रहा हूँ, प्लीज़ मुझे बेच दे, ठीक है ना। बोलेगा बढ़िया है, एक साथ 10,000 का ऑर्डर आ गया। तो जब ये इसको बेचेगा, ठीक है ना, तब इस पर ना तो CGST लगेगा ना ही SGST लगेगा, तब इस पर लगेगा हमारा IGST, ठीक है ना, इंटीग्रेटेड सर्विसेज टैक्स। क्योंकि अब ये हो गया मेरा इंटर स्टेट। नाउ दिस इज बिटवीन द स्टेट्स। अब उस स्टेट में बात नहीं रही, अब उससे बाहर चले गए आप। अब जो प्रोड्यूस कर रहा है वो तमिलनाडु में कर रहा है और जो सेल कर रहा है वो महाराष्ट्र में कर रहा है, तो इस पर लगेगा IGST, ये दोनों नहीं लगेंगे। तो जब इंटर स्टेट हो तो लगता है IGST और इंट्रा स्टेट तो लगता है CGST और SGST। आपसे अगर कोई भी एग्जाम में मान लो सिचुएशन आ गया कि भाई यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ है, यहाँ पर सेल हुआ है और इसको सेल हुआ है क्या है, तो आप सिंपल एक चीज़ देखोगे, कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है और कहाँ कंज्यूम हो रहा है। अगर स्टेट सेम है, सेम स्टेट है, तो मतलब मेरा CGST और SGST दोनों लगेगा। और अगर स्टेट डिफरेंट है, अलग अलग जगह है, तो मेरा क्या होगा? IGST लगेगा। तो अगर आपसे एग्जाम में कुछ एग्जाम्पल दे के पूछ लिया जाए कि बस उस पर ये लगेगा कि वो लगेगा, अब आप कुछ भी हो जाए एग्जाम में आप लिख सकते हैं कि आपको कैच हैक पकड़ में आ गया कि भाई अगर सेम स्टेट है तो ये लगेगा, डिफरेंट है तो ये लगेगा। तो दोस्तों ये हमारा हुआ टाइप्स ऑफ GST का कॉन्सेप्ट। अब हम आते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। ये है हमारा कि GST क्यों लाया गया, इसकी प्रॉब्लम, इससे पुराने वाले टैक्स सिस्टम में क्या प्रॉब्लम थी। इसे हम कैस्केडिंग इफेक्ट भी कहते हैं, या फिर जो सोल्यूशन था उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट, ऐसे शब्द आपको कई बार सुनने को मिलेंगे, कैस्केडिंग इफेक्ट, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो वो कॉन्सेप्ट हम समझते हैं कि क्या प्रॉब्लम थी पुराने वाले टैक्स स्ट्रक्चर में और ये क्यों लाया गया, ठीक है। तो ये जो है ना दोस्तों थोड़ा ट्रिकी है समझना, ठीक है, बट आप टेंशन मत लो, मैं आपको बहुत ही अच्छे से एकदम एग्जाम्पल दे के आपको समझाऊंगा, आप ये भूल ही नहीं पाओगे, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है बहुत कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, आपको याद रखना है ये। मतलब कॉन्सेप्ट अगर ऐसा है कि अगर आपको याद रह गया ना, ये समझ में आ गया, तो आप लिख तो कैसे भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक ऐसा सा डायग्राम या ऐसा कुछ एग्जाम्पल से समझा दोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, बट इसको समझना ही है जो है थोड़ा टेढ़ा पार्ट। बट आप टेंशन मत लो, हम समझेंगे बढ़िया से। तो मान लीजिए यह है एक प्रोड्यूसर, ठीक है ना, इसने चीज़ प्रोड्यूस करी, कुछ भी मान लीजिए जैसे टी-शर्ट प्रोड्यूस करा या कोई फ्रूट, कोई खाने पीने का आइटम प्रोड्यूस करा, कुछ भी आप ले सकते हैं। इसने प्रोड्यूस करा 1,000 रुपये का, इसने बोला मैं बेचूंगा। मान के चलते हैं कहीं पर कोई प्रॉफिट नहीं कमा रहा है, टैक्स हम मान के चलते हैं 10% चलो। जब ये 1,000 रुपये बेचेगा होलसेलर को, होलसेलर को कितने देने पड़ेंगे दोस्तों? होलसेलर को देने पड़ेंगे 1,100 रुपये, क्योंकि 1,000 रुपये का तो यह है प्लस 100 रुपये, 10% मान लो, 10% ऑफ 1,000, 100 रुपये का टैक्स देना पड़ेगा। ये टैक्स जाएगा गवर्नमेंट को, ठीक है ना। तो 1,100 रुपये इसने होलसेलर ने प्रोड्यूसर को दे दिए। 1,100 रुपये में से 1,000 रुपये प्रोड्यूसर की जेब में, 100 रुपये सरकार की जेब में। चलो भाई ठीक है, अब इसके पास 1,100 रुपये का पड़ा है। अब होलसेलर क्या कहता है, मैं बेचना चाहता हूँ रिटेलर को। होलसेलर, प्रोड्यूसर, रिटेलर, आपको पता ना क्या होता है? प्रोड्यूसर बस बेसिकली होता है जो प्रोड्यूस करता है सामान, ठीक है ना, जो खुद प्रोड्यूस कर रहा है। होलसेलर मतलब जो बल्क में खरीदता है, ज़्यादा से ज़्यादा खरीदता है। मान लो अगर ये टी-शर्ट प्रोड्यूस कर रहा है तो ये बोलेगा उसको 10,000 या 1,00,000 टी-शर्ट मुझे दे दे, ठीक है ना। रिटेलर होता है जो इससे कम कम में उसने खरीदता है, जो बेसिकली आपके आसपास दुकानें हैं ना, वो रिटेलर वाली दुकानें हैं, ठीक है ना, वो बल्क में नहीं खरीद रहे हैं।
उन्होंने सीधे सीधे उन्होंने रिटेलर से, होलसेलर से खरीदा, उन्होंने प्रोड्यूसर से नहीं खरीदा है। कंज्यूमर जो है वो आप है जो कंज्यूम करते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा एक तरीके का चार्ट है। ये प्रोड्यूस करता है, ये बल्क में खरीदता है, फिर ये इनको बेचता है, और फिर ये जगह जगह दुकानें हैं, फिर ये आप कंज्यूम करते हैं। चलिए, तो होलसेलर ने कितने में खरीदा था? 1100 रुपये में खरीदा था, जिसमें से उसने 100 रुपये का टैक्स पे किया था सरकार को, 1000 रुपये इसको दिए थे। चलो ठीक है ना, मतलब इसी को 1100 रुपये दे दिए, तो उसने अब 100 रुपये सरकार को दे दिए थे। अब आते हैं, मान लो इसको बेचना है अब रिटेलर को। रिटेलर को बेचेगा तो क्या बोलेगा? 1100 रुपये का तो ये है ही। अब वो क्या करता है, जब इसको बेचेगा तो ये खरीदेगा कितने में? 1200 रुपये, 1210 रुपये में। क्यों? क्योंकि जब ये वापस बेच रहा है तो फिर इस पर टैक्स लगेगा 10%, ठीक है ना। तो 1100 का 10% हुआ 110 रुपये। 1100 प्लस 110 हमारा हुआ 1210 रुपये। तो रिटेलर में कितने पे खरीदा? 1210 रुपये में खरीदा। क्यों खरीदा 1210 में? क्योंकि 1100 का तो प्रोडक्ट था ही उसके पास, प्लस उसने 10% रुपये टैक्स दे दिया। अब ये टैक्स भी जाएगा किसके पास? गवर्नमेंट के पास, ठीक है ना। 1210 रुपये में इसने खरीदा, जिसमें से 1100 तो इसके पास गए और 110 रुपये सरकार ने टैक्स ले लिया। चलो भाई ठीक है, रिटेलर आ गया। अब रिटेलर ने बोला भाई मैं फाइनल कंज्यूमर को बेचूंगा। तो अब जब आपके पास वो प्रोडक्ट आया तो 1210 रुपये का प्रोडक्ट था, उस पर उसने टैक्स लगाया 10%। आपको कितने का पड़ा? 1331 का फाइनल आपको प्रोडक्ट पड़ा। हालांकि आपने 1210 रुपये इसको दिए हैं, लेकिन 121 रुपये का टैक्स भरा है, जो कि सरकार को जाएगा। तो समझे? तो 1000 रुपये की चीज़ जो है, 1000 रुपये की चीज़ फाइनली आपके पास आते आते कितने की हो गई? 1331, 1331 रुपये की हो गई। ये देखिए, कम से कम 30% के आसपास बढ़ गया वो क्यों हो रहा है दोस्तों? क्योंकि कैस्केडिंग इफेक्ट हो रहा है। कैस्केडिंग इफेक्ट हो रहा है। कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब है दोस्तों, टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स पे टैक्स लगे जा रहा है। ये समझिए, ये जो 1100 रुपये था यहाँ पर, उसके बाद इसने 1210 रुपये पे करा है। इसने उसके ऊपर जो टैक्स लग चुका है उसके ऊपर दोबारा टैक्स लग गया है। ये देखो ना, 1000 रुपये प्लस 100, 1100 हुआ। उस 1100 पे 110 रुपये लग गया है, 1210 हो गया। उस 1200 पे 121 लग गया है। तो टैक्स पे टैक्स लगे जा रहा है, इसलिए हमारे इसे कहते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। इस कैस्केडिंग इफेक्ट से क्या दिक्कत हो रही है कि सामान महंगा हो रहा है। अब हम आता है कि जीएसटी में कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होती है। ये हमारा है जीएसटी। जब जीएसटी आया तो क्या होगा, उससे अब क्या फ़ायदा होगा। अब ये समझे कि मान लीजिए सेम उसी एग्जांपल में 1000 रुपये का गुड है, ठीक है सर, 1000 रुपये का गुड है। इसने बेचा इसको होलसेलर को, बोला ठीक है सर बेचा। कितने इसने पे करे होलसेलर ने? इसने पे करे 1000 रुपये प्लस 100 रुपये का टैक्स जो उसने पे करा, तो 1100 रुपये होलसेलर ने प्रोड्यूसर को पे करे, ठीक है। अब 1100 रुपये से जो उसको पे करे, इसमें 100 रुपये का टैक्स गया है सरकार के पास, और 1000 रुपये प्रोड्यूसर की जेब में गए। चलो सर, यहाँ तो सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। अब क्या होता है, अब ये होलसेलर बेचेगा रिटेलर को। चलो, अब क्या करेगा, ये 1100 रुपये का तो ये खरीदा ही था इसने, प्लस कितने का टैक्स लगाएगा? इसका 10% कितना होता है दोस्तों? 1110 का 110। तो 110 का इसने टैक्स लगाया, लेकिन 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 माइनस कितने का टैक्स ऑलरेडी पे कर चुका है? 100 रुपये। तो माइनस हमने कर दिया 100, टोटल सिर्फ 10 रुपये का ये टैक्स लगाएगा। मतलब समझे दोस्तों कि 110 रुपये का टैक्स लगाना चाहिए था इसको। देखो यहाँ पर 110 रुपये का टैक्स लगा था ना, यहाँ पर भी 110 का टैक्स लगना चाहिए था, लेकिन क्योंकि 100 रुपये का टैक्स ये ऑलरेडी उसको पे कर चुका है सरकार को। 100 रुपये, देखो ये उसने इससे खरीदा था, होलसेलर ने प्रोड्यूसर से जब खरीदा था तो 1100 रुपये में खरीदा था ना, क्योंकि 100 रुपये टैक्स दिया था। तो जो टैक्स ऑलरेडी इस पर लग चुका है, वो पे कर चुका है, अब वो और नहीं लगेगा। इस प्रोडक्ट पे एक बार 100 रुपये का टैक्स लग गया है, अब दोबारा इस प्रोडक्ट पे 100 रुपये का वो वाला टैक्स नहीं लगेगा। तो इसे -100 करके एक सिर्फ 10 रुपये का टैक्स लगाना पड़ेगा। इसको दोस्तों हम क्या कहते हैं? इसको हम दोस्तों कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है दोस्तों। इसे हम कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। उसको तरीके टैक्स का क्रेडिट मिल गया, ठीक है ना, मजे आ गए उसके कि भाई वो कायदे से क्या करेगा पता है, वो 110 रुपये का ही टैक्स काटेगा, लेकिन 100 रुपये उसको सरकार से वापस आ जाएंगे। तो कायदे से एक तरीके से उसको 10 रुपये ही टैक्स लग रहा है, ठीक है ना। 1110 रुपये का उसने टैक्स लगाया, लेकिन 10 रुपये 100 रुपये उसको वापस आ जाएंगे एज क्रेडिट। तो सिर्फ वो 10 रुपये का टैक्स लगा रहा है एक तरीके से। इसको दूसरे लेवल पे लेके जाते हैं और अच्छे समझ में आएगा। अब ये मान लो इसके पास आ गया 1110 रुपये का, ठीक है ना। अब 1110 रुपये का इसके पास आया, रिटेलर ने बोला भाई मैं फाइनली कंज्यूमर को बेचूंगा। अब इस 1110 रुपये पे कितने का टैक्स लगाना चाहिए था उसको? 10%, मतलब 11.1, ठीक है ना।
सॉरी 111 रुपये, 111 का इसने टैक्स लगाना था, लेकिन लेकिन इस प्रोडक्ट पे ऑलरेडी कितना टैक्स लग चुका है, 10 रुपये यहाँ लगा था, इसने लगाया था होलसेलर ने, प्रोड्यूसर ने 100 रुपये लगाया था, तो 110 रुपये इसमें से माइनस हो जाएंगे। सिर्फ 111 माइनस 10, 1 रुपये का टैक्स लगेगा, तो 1111 का आपको खरीदने को मिलेगा। समझे? 111 रुपये टोटल मिलना था इसको, 111 रुपये का टैक्स टोटल इसको कलेक्ट करना था उससे, कंज्यूमर पे लगाना था, लेकिन क्योंकि इस पे 110 रुपये का टैक्स ऑलरेडी इस प्रोडक्ट पे लग चुका है, तो इसमें से 110 रुपये माइनस हो जाएंगे, टैक्स लगेगा सिर्फ 1 रुपये का। तो आपको मिला कितने का? 1111 का, जिस पे ऑलरेडी टैक्स लग चुका है वो नहीं लगेगा। वही प्रोडक्ट अब कितने का हो गया दोस्तों? 1331 से 1111, बेसिकली 220 रुपये आपको सस्ता पड़ा। अब आप ये देखिए, प्रोडक्ट तो 1000 रुपये का ही था, यहाँ भी 1000 रुपये का ही है, प्रॉफिट तो कोई बना नहीं रहा है, फिर भी 1300 रुपये से 1100 रुपये पे हम आ गए हैं, 220 रुपये का फ़र्क आपको मिल गया है। कैसे हुआ ये जादू कैसे हुआ? क्योंकि भाई यहाँ पर कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पर टैक्स पे टैक्स नहीं लग रहा है, अब यहाँ पर टैक्स का बेनिफिट मिल रहा है। जो आप टैक्स ऑलरेडी पे कर चुके हैं वो आप दोबारा नहीं आपको चार्ज करना, ये आपने ऑलरेडी 100 रुपये पे कर दिया ना बॉस, टेंशन नहीं, अभी तुम सिर्फ 10 रुपये ही टैक्स लगाओ, इसीलिए जो है प्रोडक्ट सस्ता हो गया। ये है जीएसटी का एक बहुत बड़ा फ़ायदा, कि जो कई सारी चीज़ें जो है वो सस्ती हो गई। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर भी यहाँ पर भी कुछ प्रॉफिट नहीं था, और यहाँ पर भी 1000 रुपये का प्रोड्यूस हो रहा था और 1300 रुपये पहुँच रहा था, यहाँ पर 1000 रुपये का प्रोड्यूस होकर 1100 रुपये में आपके पास पहुँच रहा है। ये है दोस्तों हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट का कॉन्सेप्ट या कैस्केडिंग इफेक्ट का कॉन्सेप्ट। तो अगर आपसे सवाल क्वेश्चन में पूछा, क्वेश्चन आ जाए कि भाई क्यों जीएसटी लाया गया, या समझाइए कैस्केडिंग इफेक्ट या इनपुट टैक्स रेट क्या है सब कुछ, तो भैया हम ये पूरा कॉन्सेप्ट समझा देंगे। अगर 6 मार्क्स का आ गया, 4 मार्क्स का आ गया, ये ऐसा कुछ बना के दे दोगे ना आप उनको, तो आपको पूरे नंबर दे देगा। क्योंकि आपको किसी भी भाषा में इसमें लिखो, चाहे बुकिश लैंग्वेज में लिखो या नहीं लिखो, ये आप में आपके इसको नंबर मिल जाएंगे, उसको समझ में आ जाएगी इस लड़के को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, इस लड़की को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। ठीक है दोस्तों, ये तो हमारा दोस्तों हुआ जीएसटी का कॉन्सेप्ट का पार्ट, कि भाई इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है और अपना कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है। अब आता है दोस्तों फाइनल जो है इस वीडियो के टॉपिक पर, कि की फीचर्स क्या हैं जीएसटी के। फीचर्स क्या हैं भाई साहब जीएसटी के? अब आपसे हो सकता है क्वेश्चन आ जाए कि भाई फीचर्स क्या है जीएसटी के, ये बताओ, या फिर हो सकता है आपका कोई ना कोई फीचर आपको दे दिया जाए और आपको उसको एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाए कि भाई ये क्यों है ऐसा। ठीक है दोस्तों, तो हम दोनों तरफ से पढ़ेंगे। तो की फीचर्स ऑफ जीएसटी, पहला फीचर है एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी। जीएसटी कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है? जीएसटी अप्लाई हुआ दोस्तों होल कंट्री में इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, पूरे देश में जो है इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर ये जो है जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ है। क्योंकि इसलिए हमने ऐसे लिखा है, क्योंकि दोस्तों कई ऐसे टैक्स होते हैं जो किसी एक स्टेट में, कई ऐसे लॉज होते हैं जो किसी एक स्टेट में अप्लाई होते हैं और दूसरे स्टेट में अप्लाई नहीं होते हैं। इसलिए ये जो एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी है, जीएसटी का जो अप्लाई हुआ है वो पूरे देश में अप्लाई हुआ है इंक्लूडिंग JNK। चलिए, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, ये कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है दोस्तों, ये एक कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है दोस्तों। ऑरिजिन और डेस्टिनेशन क्या होता है पता ना आपको? बेसिकली ऑरिजिन मतलब जब आप ओला या उबर बुक करते हैं तो पूछना आपका ऑरिजिन कहाँ है, भाई कहाँ से आपको पिकअप करना है ये तो बताओ, तो वो ऑरिजिन होता है। और डेस्टिनेशन मतलब कहाँ जाना है सर, ये भी तो बताओ। तो ये हमारा ऑरिजिन और डेस्टिनेशन है, ऑरिजिन से निकलेंगे और डेस्टिनेशन पे जाएंगे। तो कंजम्पशन का मतलब है जहाँ कंज्यूम हो रहा है, मतलब डेस्टिनेशन जहाँ है वहीं टैक्स लगेगा। मतलब ये कि मान लीजिए हरियाणा में कोई बुक प्रोड्यूस हो रही है कार, ठीक है ना, और वो कार बेची जा रही है यूपी में, ठीक है ना, कंज्यूम यहाँ पर हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि टैक्स कहाँ लगेगा? टैक्स यहाँ लगेगा, टैक्स यहाँ नहीं लगेगा। जहाँ प्रोड्यूस हो रहा है वो टैक्स नहीं लगेगा। बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये पॉइंट है कि जीएसटी कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, प्रोड्यूसर बेस्ड टैक्स नहीं है, कि जहाँ प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ नहीं लगेगा, जहाँ कंज्यूम हो रहा है वहाँ पर टैक्स लगेगा। ये तो हो गया दोस्तों हमारा सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है जीएसटी रेट। दोस्तों 4 तरीके के जो रेट है वो आए हैं जीएसटी के, जो प्रपोज किए थे, और वो आए हैं 5%, 12%, 18% और 28%। ये 4 तरीके के रेट हैं। हो सकता है आपसे ऑप्शन में क्वेश्चन में पूछ लीजिए विच वन ऑफ दिस इज नॉट अ जीएसटी रेट, तो भाई हो सकता है आपसे पूछ ले 5, 12, 18 और 20, तो आप लिख देंगे भाई 20% नहीं है। ठीक है ना दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। और ये क्यों है, और ये क्यों है ऐसे स्लैब रेट, मतलब काफ़ी ये जो है ऑब्वियस कॉन्सेप्ट है कि 5% उन चीज़ों पर है जो काफ़ी हद तक नेसेसरी है, ठीक है ना, 28% उन चीज़ों पर है जो एक तरीके से लग्जरी है, ठीक है ना। अब मान लीजिए
फूड जो है उस पर 5% टैक्स लगता है, और ज्वेलरी जो है उस पर आपका लगता है 28% टैक्स। तो सिंपल ये कॉन्सेप्ट है भाई, जो चीज़ ज़्यादा लग्जरियस है उस पर ज़्यादा टैक्स लगाएंगे, और जो कम है उस पर, वो नेसेसिटी है उस पर कम लगाएंगे। तो ये तो हो गया दोस्तों जीएसटी रेट। और फाइनल जो हमारा है पॉइंट हुआ पेमेंट ऑफ जीएसटी। जीएसटी की पेमेंट आप कैसे कर सकते हैं? अब आपको पता है भाई जीएसटी मुझे पे करना है, पेमेंट आप कर सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग से, आप जीएसटी पे कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, एनईएफटी से कर सकते हैं। बेसिकली जिस भी तरीके से आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ना, उसी तरीके से आप जीएसटी पे कर सकते हैं सरकार को। ये तो दोस्तों हो गया हमारा पूरा जीएसटी का कॉन्सेप्ट। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ 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 लाइक करो, और जितने लोगों के साथ हो सकता है शेयर करो इस वीडियो को, और सब्सक्राइब करो इस चैनल को। और आपको कैसी लगी वीडियो प्लीज़ कमेंट में बताओ मुझे। थैंक यू वेरी मच।